स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अभ्यास 1 अभ्यास का नाम है जीवों में जनन के अभ्यास हल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 10 तक के प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 11 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 है, प्रत्येक पुष्पी पादप के भाग को पहचाने तथा लिखे कि वह अगुणित यन या द्विगुणित 2n। मतलब यह बताना है प्रत्येक पुष्पी जो पादप का भाग नीचे दिया गया है क ख ग घर के ऐसे दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा अगुणित है और कौन सा जो है द्विगुणित है। तो क में दिया गया अंडाशय। अंडाशय बताना है कि अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है। अंडाशय है, पराग कोश है, अंडा या डिंब है, पराग कण है। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है, पराग कण, नर युग्मक और युग्मनज। यह बताना है कि अगुणित है या द्विगुणित है। तो यहाँ क्रमशः आपको उत्तर यहाँ लिख लीजिए। उत्तर क अंडाशय। तो अंडाशय जो है याद रखिए द्विगुणित होता है। अंडाशय क्या होता है, द्विगुणित होता है, मतलब 2n होगा। पराग कोश भी क्या होगा, द्विगुणित होता है, 2n होगा। अंडा या डिंब जो होता है अगुणित होता है, याद रखिए क्या होता है, अगुणित मतलब n होता है। पराग कण क्या होता है, तो अगुणित होता है। नर युग्मक क्या होता है, तो अगुणित होता है। और युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। अंडाशय में क्या है, तो याद रखिए 2n, परागकोश 2n, अंडा या डिंब में n होता है, परागकण n होगा, नर युग्मक जो है n और युग्मनज क्या है 2n है। ये सब क्या है, तो याद रखिए अगुणित और क्या द्विगुणित है। आपको पहचान करना है कि अंडाशय में कौन सा अगुणित है कि द्विगुणित है। तो याद रखिए अंडाशय में क्या है, द्विगुणित है। तो इसे आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने कॉपी में से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कई साल के पेपर में आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 12 है, बाह्य निषेचन की व्याख्या करें, इसकी हानियां बताइए। तो यहाँ बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, इसके पहले हम अभ्यास जब चल रहा था, थ्योरी चल रहा था, 10 भाग का वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो 10 भाग का वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए। तो बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन में क्या होता है, मादा के शरीर के बाहर क्रिया होता है। आंतरिक मतलब होता है मादा के शरीर के जो होता है अंदर होता है। तो बाह्य निषेचन लिखेंगे जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। कितना आसान है, बाह्य मतलब बाहर होगा। तो जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के क्या होता है, बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मुख्यतः जो होता है जलीय माध्यम से ही होता है। जो इसका जो माध्यम होता है, मतलब बाह्य निषेचन कहाँ होता है, तो यह जो इसका जो माध्यम होता है जलीय माध्यम, जलीय मतलब जैसे जल में रहने वाले जंतुओं में होता है, जैसे मछली है, शैवाल है, मेढक है, ये सब क्या है, इसमें जो होगा निषेचन की जो क्रिया होती है वह बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि इनके जो होता है मादा के शरीर के क्या होता है, बाहर निषेचन की क्रिया संपन्न होती हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन हल चल रहा है इस समय। तो अब ये अगला जो हमारा पढ़ेंगे, इसमें जो क्वेश्चन है कि इसकी हानियां बताइए, मतलब बाह्य निषेचन से हानियां क्या है। तो हानियां क्या है क्रमशः आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पहले हेडिंग नोट कर लीजिए, बाह्य निषेचन की हानियां। तो बाह्य निषेचन की हानियां क्या होता है कि युग्मकों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है। अब जो युग्मक होते हैं, जैसे मान लीजिए जल के अंदर जो युग्मक बनेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए मछली है, शैवाल है, मेढक के द्वारा जो युग्मकों को जो
बनेंगे तो उसका सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता, क्योंकि वह जल में रहते हैं और जल में वो व्यवस्था नहीं किया जा सकता है। तो अब अगला जो है दूसरा जो है संतति का कोई सुरक्षा नहीं होता है। अब जल में रहने वाले जो संतति है उनकी सुरक्षा नहीं हो सकता है। यह कई शिकारियों द्वारा क्या होते हैं, संकट में रहते हैं। मतलब ये शिकारियों द्वारा ये संकट में रहते हैं और उनकी जो संख्या क्या हो जाती है, इसलिए क्या है, कम है। अगला लिखेंगे तीसरा, यह केवल जलीय माध्यम में होता है। यह केवल क्या होता है, जलीय माध्यम में होता है। मतलब यह जल के अंदर ही यह क्रिया जो है संपन्न होता है। तो यह बाह्य निषेचन की क्या हो गया, यह हानियां हो गया। तो यह बाह्य निषेचन का जो हानियां हैं इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13 के बारे में अब समझेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या है, तो प्रश्न नंबर 13 ध्यान दीजिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 13, जूसोपोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद करें। तो जूसोपोर का दूसरा नाम क्या है, तो जूसोपोर का दूसरा नाम अलैंगिक चल बीजाणु नाम है। तो यहाँ पर चल बीजाणु और युग्मनज में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो आप सबसे पहले जो है 2 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम लिखिए जल बीजाणु और चल बीजाणु, ध्यान दीजिएगा, चल बीजाणु, और दूसरा में लिखेंगे युग्मनज। लिखने के बाद से 2 कॉलम बना लेंगे। पहला में चल बीजाणु में लिखेंगे यह प्राय अगुणित होता है। मतलब चल जो बीजाणु होता है यह प्राय क्या होता है, अगुणित होता है। और युग्मनज जो होता है यह प्राय द्विगुणित होता है। मतलब यह प्राय यन होता है और यह प्राय जो है 2n होता है। और इसमें दूसरा लिखेंगे यह प्रकीर्ण में भाग लेता है। यह जो होता है माने चल जो बीजाणु होता है यह प्रकीर्णन में क्या होता है, भाग लेता है। और युग्मनज जो होता है इनका प्रकीर्णन में बहुत कम योगदान है। तो यह इनका जो होता है, युग्मनज जो होते हैं उनका प्रकीर्णन में क्या होता है, बहुत क्या होता है, कम योगदान होता है। और यह जो होता है यह प्रकीर्णन में भाग लेता है। तो 2 अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चल बीजाणु और युग्मनज में अंतर। अब तीसरा जो अंतर है, इनका निर्माण अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। मतलब चल जो बीजाणु होते हैं उनका जो निर्माण होता है अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। और युग्मनज में क्या होता है, इनका निर्माण लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। कितना आसान है, यह अलैंगिक, तो इसको क्या कहेंगे, लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। तो यह अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस अंतर को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। पहले आप लोग 2 कॉलम बना लीजिएगा और चल बीजाणु और क्या है युग्मनज लिखने के बाद से यह क्रमशः अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको निश्चित है यह अंतर आपको याद हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है, युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो युग्मक जनन और जो है भ्रूणोद्भव के बीच जब अंतर स्पष्ट करेंगे तो पहले जो है 2 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे युग्मक जनन और दूसरे में लिखेंगे भ्रूणोद्भव। अब यहाँ पे पहला जो लिखेंगे इसमें यह युग्मकों का निर्माण की क्रिया है। अब देखिए युग्मक है तो युग्मकों के निर्माण की क्रिया है और यह जो है भ्रूणोद्भव मतलब भ्रूण का विकास की क्रिया है। तो इनाम से ही एक अंतर आप लोग को बन गया। तो पहला में लिख लेंगे कि यह युग्मकों के निर्माण की क्रिया है और यह लिखेंगे कि यह भ्रूण के विकास की क्रिया है। तो पहला अंतर आप लोग को तो अच्छे से समझ में आ गया क्योंकि नाम से ही अंतर एक हो गया। अब दूसरा जो अंतर होगा यह पूर्व निषेचन क्रिया होती है। यह पूर्व मतलब यह पहले मतलब यह पूर्व निषेचन क्रिया होती है और यह जो होता है यह पश्च निषेचन क्रिया होती है। तो यह कितना आसान है, यहाँ बस पूर्व बोलना है और यहाँ पे क्या बोलना है, पक्ष बोलना है। पूर्व मने पहले और पक्ष मने बाद में। तो यह दूसरा भी अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ जो है तीसरा अंतर अब समझेंगे। तो यदि आप लोग ध्यान दीजिए, यह जो भी चीज़ें आपको बताया जा रहा है
आप सभी विद्यार्थी एक कॉपी पर ज़रूर नोट करते चलिए, क्योंकि यह जो वीडियो पुनः आपको देखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग नोट करते चलेंगे तो एक अच्छे से नोट्स भी आपके बन जाएगा। तो अब तीसरा इसका अंतर है, इसमें अगुणित 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 मतलब यन, अगुणित युग्मक बनते हैं, और यह द्विगुणित मतलब टू यन, मतलब यह द्विगुणित भ्रूण उत्पन्न होता है। तो यह जो अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है युग्मकों का निर्माण होगा तो इसमें भ्रूण का विकास होगा, यह निषेचन जो होता है पूर्व निषेचन क्रिया होगा, और यह क्या होगा, पश्च निषेचन क्रिया होता है। इसमें अगुणित युग्मक होते हैं, इसमें क्या होते हैं, द्विगुणित भ्रूण का क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो यह अंतर, और प्रश्न नंबर आपका 11, 12, 13 और प्रश्न नंबर 14 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतना जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कल जो है प्रश्न नंबर 15 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो कल आप लोग प्रश्न नंबर 15 देखना न भूलिएगा, इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए प्रतिदिन लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।